वेलकम टू जेनित आईएएस। क्वेश्चंस की सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दास प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। तो 1843 में दास प्रथा पर भारत में पाबंदी लगाई गई। इसके संदर्भ में जो प्रावधान था वो 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। 1833 का जो चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, इस अधिनियम में दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी और इस पर एक्शन लिया गया 1843 में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है दास प्रथा को समाप्त करने की बात किस अधिनियम में की गई थी, कब की गई थी, तो आंसर होगा 1833। कब पाबंदी लगाई गई, तो वो 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट ये पारित किया गया था। तो इसे पारित किया था लॉर्ड रिपन ने। इनका टाइम पीरियड भारत में 1880 से लेकर के 1884 तक था और इनके समय में 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित किया गया। भारत में विकेंद्रीकरण की, स्थानीय स्वशासन की नींव यहीं से पड़ती है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत में कई सुधारों के लिए जाना जाता है। उसी में से एक सुधार था, एक नई शुरुआत थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, जिसने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाया। और आज वर्तमान परिवेश में जो आप देखते हैं स्थानीय स्वशासन, उसको उसके जन्मदाता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औद्योगिक चरण से संबंधित है। औद्योगिक चरण हमने आपसे डिस्कस किया था कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हम 3 पार्ट में बांट करके समझते हैं। सबसे पहला चरण है वाणिज्यिक चरण, जिसका टाइम पीरियड 1757 से लेकर के 1813 तक का समय है। 1757 से 1813 तक का समय, 1813 से लेकर के 1858 तक का समय ये औद्योगिक चरण का समय है। और 1858 के बाद के टाइम पीरियड को हम वित्तीय चरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपसे औद्योगिक चरण की बात हो रही है 1813 से 1858 के बीच की। तो इस समय में अधिक से अधिक भारतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की बात थी। बिल्कुल इसी समय में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति, अधिग्रहण की नीति और अधिक से अधिक भारतीय क्षेत्रों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की कोशिश की जाती है। यानी साम्राज्यवादी प्रसार इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी और इसी समय में साम्राज्यवादी विस्तार पर सबसे ज़्यादा काम किया गया। दूसरा, प्रशासनिक संरचना में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन किया गया। बिल्कुल सही है। और तीसरा, समाज सुधार के लिए विधि का निर्माण किया गया, जिसमें आपका सती प्रथा के अंत के लिए कानून बनाया गया, विधवाओं के विवाह पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया गया, बाल विवाह रोकने का प्रयास किया गया, नर बलि पर रोक लगाने का। तो समाज सुधार के लिए कई तरीके से कानून बनते हैं। परंपरागत सामाजिक मॉडल को बनाए रखा गया, जी नहीं, ये वाणिज्यिक समय की विशेषता थी परंपरागत सामाजिक मॉडल को। यहाँ तो समाज सुधार के लिए व्यापक प्रयास हो रहा है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा है समाज में। आंसर आपका 1, 2 और 3 होगा। विकल्प सही पूछा गया है। ये ज़रूर आपको चेक करना है कि आपसे सही या गलत क्या चीज़ पूछा गया है। तो इस लाइन पर ज़रूर ध्यान देना है, वरना मेहनत खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है आपको। बी औद्योगिकरण का बेसिक सा मतलब है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और उद्योग के समानांतर कृषि की भूमिका का बढ़ जाना, कम नहीं होना। उद्योग के समानांतर कृषि की भूमिका अगर बढ़ती है तो उसी को हम बी औद्योगिकरण कहते हैं। जहां औद्योगिकरण में कृषि पर भूमिका कम होती है और उद्योगों का निर्माण होता है, प्रसार होता है, वहीं बी औद्योगिकरण में उद्योग के समानांतर कृषि की भूमिका बढ़ जाती है। तो पहला वाला गलत होगा, दूसरा सही है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। आपका आंसर सी होगा। भारत अंग्रेज़ों के समय में बी औद्योगिकरण से गुजरा और सबसे ज़्यादा जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद जब यहाँ पर उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण चल रहा था अंग्रेज़ों का, तो उसी समय भारत में उद्योगों का बी औद्योगिकरण हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर में एक विधि सदस्य का प्रावधान किया गया, जी नहीं, 1833 के चार्टर में एक विधि सदस्य का, और इसी के नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1833 के
के अधिनियम के तहत विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आपका सही चयन करना था तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरागत सामाजिक मॉडल को बनाए रखना, धन की निकासी का आरंभ, आर्थिक जो नीति थी अंग्रेज़ों की उसमें धन की निकासी का आरंभ वाणिज्यिक चरण से शुरू हो जाता है। आर्थिक नीति वाणिज्यिक चरण में जो थी उसमें धन की निकासी, शत्रु राज्य को मित्र राज्य से घेरना, ये इनकी राजनीतिक नीति थी वाणिज्यिक चरण की। कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल मॉडल को बनाए रखना, और ये प्रशासनिक नीति थी अंग्रेज़ों की वाणिज्यिक चरण में। तो बिल्कुल आपका आंसर होगा ये वाणिज्यिक चरण है। वाणिज्यिक चरण जिसका टाइम पीरियड 1757 टू 1813, इस टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों ने राजनैतिक नीति में घेरे की नीति अपनाई, यानी कि शत्रु राज्य को मित्र राज्य से घेरना। प्रशासनिक नीति में इन्होंने कुछ परिवर्तनों के साथ परंपरागत मुगल मॉडल को बनाए रखा। आर्थिक नीति में धन की निकासी यहीं से आरंभ होती है। उसके साथ साथ बंगाल के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन शुरू होता है। सामाजिक नीति में अंग्रेज जो है वो परंपरागत सामाजिक मॉडल को बनाए रखते हैं। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब हुआ? 1922 में ICS की परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की जाती है। इसके पहले यह परीक्षा लंदन में हो रही थी और सबसे पहली बार 1922 में ये इलाहाबाद में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में मैकाले शिक्षा पद्धति को कब लागू किया गया? तो इम्पॉर्टेंट डेट है 2 फरवरी 1935। 2 फरवरी 1935 से भारत में मैकाले शिक्षा नीति को लागू किया जाता है, जिसमें डाउन फिल्ट्रेशन थियरी दी जाती है, जिसके माध्यम से कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी थी। और ये माना गया था कि जो शिक्षित लोग होंगे वो फिर भारतीय भाषाओं में अन्य लोगों को शिक्षित करेंगे। यही डाउन फिल्ट्रेशन थियरी थी मैकाले शिक्षा नीति की। ये 1935 से स्टार्ट होती है, 1835 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी विचारक भारत के संदर्भ में सुख की बात करते थे? जी नहीं, उदारवादी विचारक भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता की बात करते थे, और वहीं उपयोगितावादी जो विचारक थे ये सुख की बात करते थे। जो उपयोगितावादी विचारक हैं उनका मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके का एथिकल कॉन्सेप्ट है, और इसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की जाती है। उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की जाती है। दोनों अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा। आपका आंसर डी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में जो उदारवादी थे वो स्वतंत्रता की बात करते थे, जबकि उपयोगितावादी का मानना था कि भारत में अधिकतम लोगों को सुख मिले। जैसे इसके विचारकों में बेंथम, स्टुअर्ट मिल आदि विचारक हैं जो उपयोगितावादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी किस विचारधारा से प्रभावित था? तो डलहौजी उपयोगितावादी विचारधारा से ही प्रभावित था। जेम्स मिल और बेंथम, इन्हीं सब के विचारों से लॉर्ड डलहौजी प्रभावित था। आपसे अगर एक लाइन में पूछा जाए कि उपयोगितावादी विचारधारा क्या है, तो ये अधिकतम लोगों का एक नैतिक विचारधारा है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की वकालत करती है, कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कैसे सुनिश्चित हो। यही है उपयोगितावादी विचारधारा। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।